नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आई हूं। यह प्रश्नों की सीरीज़ आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है। इन टॉपिक्स को हम विस्तार से पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। सभी वीडियोस थ्योरी के रूप में पहले प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। वहाँ वीडियो देखकर इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें, सॉल्व करें ताकि आपकी अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन कर सकें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और यह भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है आपके सामने। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम बताइए। दोस्तों देखिए, यहाँ अवरोही क्रम बताना है। एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही होता है छोटे से बड़ा और अवरोही होता है बड़े से छोटा। तो ये जो तीन जिले हमारे सामने दिए गए हैं, जैसलमेर, नागौर और टोंक, तो इनमें सबसे पहले सबसे बड़ा बताना है, उसके बाद में सबसे छोटा बताना है, फिर उससे छोटा बताना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमारे ऑप्शन में है जैसलमेर, नागौर और टोंक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। जो है हमारा फटाफट से आंसर दीजिए, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, सबसे बड़ा है जैसलमेर, उसके बाद में है नागौर और उसके बाद में है टोंक। तो तीनों जो है सीरीज वाइज यहाँ पर लिखे गए हैं। तो हमारा पहले नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे बड़ा जैसलमेर है, उसके बाद में नागौर है और उसके बाद में टोंक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का अवरोही क्रम हमें बताना था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर आपके सामने। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। देखिए, थार मरुस्थल के किस भाग की ऊंचाई जो है समुद्र तल से सबसे कम है। देखिए, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग। तो बताइए आंसर फटाफट से यहाँ पर थार मरुस्थल के। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी भाग। थार मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है वह समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे सामने, झालावाड़ स्थित है। झालावाड़ की स्थिति बतानी है, कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है भोराट के पठार पर, दूसरा है मध्य माही के मैदान में, तीसरा है हाड़ौती के पठार पर और चौथा है चंबल बेसिन में। तो हम जानते हैं दोस्तों कि झालावाड़ जो है ये राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान का ये जो इधर पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो एरिया है यहाँ पर झालावाड़ स्थित है। तो वहाँ पर बताइए कौन सा पठार स्थित है। तो बताइए दोस्तों। तो हम देखते हैं कि भोराट का पठार तो है नहीं। भोराट का पठार जो है उदयपुर के जो है उत्तर पश्चिम में गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। मध्य माही का मैदान बांसवाड़ा वाला एरिया आ गया और इसके अलावा चंबल बेसिन यानी चंबल नदी का एरिया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। यहाँ पर जो पठार स्थित है वो कौन सा है, हाड़ौती का पठार है। ठीक है दोस्तों। तो हाड़ौती प्रदेश में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो इस तरह से हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अरावली जो हमारे जो है ये राजस्थान का मैप है। इसमें इधर जो है दक्षिण पश्चिम से निकल करके उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये दक्षिण वाला एरिया आ गया, ये मध्य अरावली का है और ये उत्तरी अरावली वाला एरिया है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में स्थित है। तो यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है। तो देखिए, नाग पहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ या अचलगढ़। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। फटाफट से आप भी टिक लगाइए, अपने प्रश्नों का मूल्यांकन कीजिए कि आपको कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, नाग पहाड़ हमने देखा है अजमेर में है। नाग पहाड़ कहाँ पर है, अजमेर में है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, तारागढ़ अजमेर में है और अचलगढ़ सिरोही में है। तो दोस्तों अब हमें ये ज़िले पता होने चाहिए। तो हमें पता है कि अजमेर कहाँ पर है, मध्य अरावली वाले एरिया में है। तो नाग पहाड़ और तारागढ़ तो अजमेर वाले एरिया में है और रघुनाथगढ़ सीकर में है। तो सीकर ये यहाँ पर सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला, शेखावाटी वाला इलाका आ जाता है दोस्तों। अब देखिए एक ऑप्शन बचता है हमारा अचलगढ़। तो अचलगढ़ यहाँ पर दक्षिणी अरावली का भाग है जो सिरोही में है। अचलगढ़ कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे हम।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? ठीक है दोस्तों, देखिए कोटा, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की ये जो हमारे राजस्थान के साथ में सीमा लगती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर गंगानगर है, उसके बाद में बीकानेर है, फिर यहाँ पर जैसलमेर है और उसके बाद में यहाँ पर बाड़मेर वाला क्षेत्र है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है रेड क्लिफ रेखा है 1070 की जो है इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। यहाँ की जो है ये रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है हमारी टोटल। ठीक है, गंगानगर से चालू होकर बाड़मेर में ख़त्म होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि पाकिस्तान के साथ साझा करती है। तो देखिए कोटा तो हाड़ौती वाले क्षेत्र में आ जाता है, जयपुर इस जगह पे आ जाता है, अजमेर जो हमने पढ़ा है अभी मध्य अरावली वाले क्षेत्र में आ जाता है। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बाड़मेर। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर है। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो देखिए दोस्तों, हमने राजस्थान का जो है स्थिति और विस्तार पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था कि ये राजस्थान जो है इसका मैप है ये राजस्थान का। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ से ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला इलाका है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे हो रहेगा ये। तो यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। तो देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। तो हमने पढ़ा है कि राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छूती हुई जो है कर्क रेखा यहाँ से निकलती है। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर से तो स्पर्श करती हुई निकलती है नीचे से, और बांसवाड़ा के मध्य में कुशलगढ़ वाला जो क्षेत्र है बांसवाड़ा का, उसके बीच से होकर के ये रेखा निकलती है। तो राजस्थान के 2 जिले इस क्षेत्र में आते हैं, और कर्क रेखा की जो लंबाई है राजस्थान में वो 26 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें याद में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो देखिए जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में आता है? तो देखिए 69%, 71%, 79% और 61%। तो हमें पता है दोस्तों कि मरुस्थलीय प्रदेश का जो भूभाग है वो 61.11% भूभाग है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर 61%। अगर 11.11 नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यही इसके लमसम दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के तहत 61% क्षेत्रफल आता है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 61% भाग मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है दोस्तों? तो बताइए, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सबसे ज़्यादा स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? देखिए श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बताइए दोस्तों फटाफट से कि ये जो जैसलमेर वाला एरिया है वो कितना है, बीकानेर का कितना है, श्रीगंगानगर का कितना है और बाड़मेर का कितना है दोस्तों? तो बताइए इन चारों में से सर्वाधिक जो है सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ में कौन सा जिला बनाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, जैसलमेर। 3 नंबर जो आंसर है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर जो है इसकी सर्वाधिक सीमा जो है पाकिस्तान के साथ में लगती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताइए। दोस्तों अवरोही का अभी मैंने बताया था, आरोही सबसे छोटा फिर बड़ा, और अवरोही का मतलब है बड़े से छोटा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है शिखर बताए गए हैं, पहाड़ियाँ बताई गई है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले देखिए ऑप्शन में है शेर, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और अचलगढ़। दूसरे में है अचलगढ़, रघुनाथगढ़, शेर और तारागढ़। अगला है शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। इसके बाद में देखिए रघुनाथगढ़, शेर, तारागढ़ और अचलगढ़। दोस्तों हम पढ़ते हैं कि गुरु से जरा आशा रखो, गुरु से जरा दिल लगाकर आशा रखो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की वो तो है गुरु शिखर, हमें पता है सिरोही में है, शेर भी सिरोही में है। तो देखिए दोस्तों पहले ऑप्शन में शेर सबसे पहले आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन रघुनाथगढ़
और तारागढ़ जो है छोटे हैं, अचलगढ़ बड़ा है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में अचलगढ़ आ रहा है, रघुनाथगढ़, जबकि हमने पढ़ा है कि शेर सबसे, इन चारों में शेर की जो है लंबाई सबसे अधिक है, ऊंचाई। आगे देखते हैं, इस ऑप्शन में शेर है, फिर अचलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है और तारागढ़ है। अगले में रघुनाथगढ़ पहले आ गया तो यहीं पर ये गलत हो गया है। तो शेर और शेर दो, ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है और ये वाला भी गलत है। अब शेर वाले दो पकड़ लेंगे हम। तो देखिए शेर पहले दोनों में आ रहा है, तो पहला और तीसरा। अब आगे देखते हैं हम, रघुनाथगढ़, तारागढ़, इन दोनों की जो है ऊंचाई अचलगढ़ से कम है। तो अचलगढ़ इस तीसरे वाले में सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। देखिए दोस्तों, ये हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बताइए कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है बीकानेर जिले में पुंगल या पूगल के चारों ओर, बीकानेर क्षेत्र में पुंगल या पूगल के चारों ओर। दूसरा है लूणी बेसिन के पश्चिमी भाग में, और तीसरा है जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, और चौथा है अजमेर जिले के पुष्कर के चारों ओर। तो बताइए दोस्तों, हमें बताना है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है दोस्तों, तो आंसर दीजिए। अब ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कैसे होते हैं, देखिए दोस्तों कि ये जो बालू का स्तूप है ये अर्धचंद्राकार होते हैं, अर्धचंद्राकार इस तरह से ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो देखिए ये हमें बताना है कि कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये हमारा पहले नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर जिले में पूगल के चारों ओर, बीकानेर जिले में। ठीक है दोस्तों, बीकानेर जिले में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप यानी कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए दोस्तों, नीचे जो है एक तरफ प्रदेश दिए गए हैं और एक तरफ पर्वत चोटी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसमें देखिए एक तरफ तो प्रदेश है और एक तरफ पर्वत चोटी है। अरावली के पार्ट दिए गए हैं, इधर उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, और इधर है ऋषिकेश, तारागढ़ और भानगढ़। तो देखिए दोस्तों, उत्तरी अरावली, भानगढ़, देखिए भानगढ़ कहाँ पर है, अलवर में है। ठीक है दोस्तों, तो अलवर जो है उत्तरी अरावली का क्षेत्र है, तो पहले में क्या हो जाएगा, 3 नंबर। मध्य अरावली में हमने पढ़ा था अजमेर में जो है नाग पहाड़ और तारागढ़, तो मध्य अरावली तारागढ़ का हो जाएगा। तो सी दक्षिणी अरावली जो है वो ऋषिकेश, ऋषिकेश पर्वत चोटी कहाँ पर है, दक्षिणी अरावली में। तो हमारा देखिए ऑप्शन पहले में 3, दूसरे में, बी में 2 और सी में 1। तो इस हिसाब से हमारा आंसर देखिए हम देख लेते हैं आगे। तो देखिए हमारा आंसर हमने पढ़ा है कि पहले में 3 नंबर है, तो देखिए ऑप्शन में ये पहले वाला तो हट जाएगा और चौथा वाला भी हट जाएगा। अब इन 2 में से हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए पहले ए में 3, ए में 3, 2 ऑप्शन में आ रहा है तो हम बी पर जाएंगे। तो बी में जो है एक में तो देखिए सेकंड नंबर आ रहा है और एक में 1 नंबर आ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि बी जो है मध्य अरावली में तारागढ़ है, तो बी में सेकंड नंबर ही है, तो हमारा ये जो सेकंड नंबर वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। ए में 3, बी में 2 और सी में 1। तो इस तरह से देखिए ए में दिया हुआ है हमारे उत्तरी अरावली भानगढ़ में, और मध्यम अरावली तारागढ़ में, और दक्षिणी अरावली में ऋषिकेश पर्वत चोटी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताना है दोस्तों। तो राजस्थान का जो है अक्षांशीय विस्तार बताना है। विस्तार पूछा गया है दोस्तों। अगर अक्षांश पूछे, ठीक है दोस्तों, अक्षांश पूछे या देशांतर पूछे, तो अक्षांश तो देखिए 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य में राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला तो आपसे पूछा नहीं गया है, इसमें ऑप्शन अलग दिए गए हैं। तो 7 डिग्री 19 मिनट, 7 डिग्री 4 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट और 7 डिग्री 27 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे निकालेंगे जो अक्षांशीय विस्तार है दोनों तरफ के, तो उनमें से एक दूसरे को माइनस कर देंगे हम। तो देखिए दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री
0.03 मिनट, इसको माइनस कर देंगे हम तो हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा हमारा 7 डिग्री 9 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 डिग्री 9 मिनट जो है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। इसी तरह से हम देशांतरीय विस्तार निकाल लेंगे। जैसे देशांतरीय विस्तार है हमारा, देशांतर है हमारे 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो तब हमारे यहाँ पर देशांतरीय विस्तार आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। दोस्तों हमें पता है कि 56 का मैदान कहाँ पर है, बांसवाड़ा वाले इलाके में है, ठीक है, बांसवाड़ा वाले एरिया में है। तो दक्षिण पूर्वी उदयपुर का क्षेत्र, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी क्षेत्र, तो इसको क्या कहा जाता है 56 का मैदान। अगला है भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। तो दोस्तों जब हमें पता है कि ये राजस्थान का जो है मैप है, तो यहाँ पर देखिए हमें भरतपुर इस जगह है और जबकि हाड़ौती का पठार जो है यहाँ पर है, तो हम हाड़ौती का मैदान इसको कैसे कह सकते हैं। तो भरतपुर वाला ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क सही है और ग सही है और ये ख वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वाले हमारे ऑप्शन में देखिए पहला है केवल ख सही है, तो ये तो गलत है दोस्तों। केवल क और ख सही है तो ख गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखिए केवल क और ग सही है, ठीक है। तो हमने देखा है कि क सही है और ग सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क और ग। तो चौथा ऑप्शन देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो अगला प्रश्न देखिए, मेसा का पठार किस जिले में है। देखिए दोस्तों, मेसा का पठार किस जिले में है, उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में और सिरोही में। तो बताइए फटाफट दोस्तों, मेसा का पठार कौन से ज़िले में है। तो हमें पता है कि मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है और चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़ का जो किला है वह भी मेसा के पठार पर ही बना हुआ है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मेसा का पठार जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है और चित्तौड़गढ़ का किला भी मेसा के पठार पर ही बना हुआ है। आगे देख, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है। देखिए दोस्तों, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है। पहला है भीलवाड़ा, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है राजसमंद। तो पाली जिले से किस जिले की सीमा नहीं लगती है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा भीलवाड़ा, ठीक है दोस्तों। बाड़मेर, उदयपुर और राजसमंद तीनों की सीमा पाली जिले से लगती है। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में अधिकतम भौगोलिक दूरी, जो हवाई दूरी बतानी है वो है हवाई जहाज़ वाली दूरी, तो कौन से ज़िले आपस में जो है ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है दोस्तों। तो भौगोलिक दूरी बतानी है, समूह बताना है, जयपुर से जोधपुर, जयपुर से बीकानेर, जयपुर से कोटा या जयपुर से उदयपुर। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा जयपुर से उदयपुर। ये तीन जो है समूह है ये एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक है, जबकि जयपुर से उदयपुर इन तीनों की अपेक्षा ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिए, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला है। देखिए दोस्तों, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, हमने देखा कि हमारे जो देशांतर है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है और इधर 78 डिग्री 17 मिनट पर ख़त्म होता है। तो इन दोनों के बीच में बताना है दोस्तों कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारा कौन सा ज़िला जो है वहाँ से ये रेखा गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पर हमारा जो है ज़िला है वो जैसलमेर है और इधर कौन सा ज़िला है, धौलपुर है। यहाँ पर कौन सा है, जैसलमेर। तो सबसे बड़ा हम देख रहे हैं कि जैसलमेर जो है सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों। तो देखिए 69 डिग्री 30 मिनट है, तो ये जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये जैसलमेर ज़िले से ही गुजरेगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जैसलमेर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, बृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में है। बृहद सीमा भ्रंश बताना है दोस्तों, ये राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित, कौन से भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। बताइए दोस्तों, बृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में है, प्रश्न आया हुआ है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो हमारा जो है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी भाग में।
बृहद सीमा भ्रंश कौन से क्षेत्र में स्थित है? दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले से में एक दूसरे को काटती है? देखिए दोस्तों, ये है पूरब से पश्चिम की ओर और इधर है ये उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये दोनों रेखाएं आपस में किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो हमारा ऑप्शन देखिए, जयपुर, नागौर, अजमेर और पाली। दोस्तों हम देखते हैं कि पाली इस जगह पर स्थित है, जयपुर यहाँ पर स्थित है, और इसके अलावा देखिए दोस्तों अजमेर जो है यहाँ पर ये अजमेर जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो अब देखिए बीच में ये यहाँ पर जो एरिया आएगा वो कौन सा आएगा? नागौर। तो दोनों के बीच जो एक दूसरे को काटने वाली जगह है वो कौन से जगह पर है, कौन से ज़िले में है? नागौर ज़िले में है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नागौर ज़िला। आगे देखते हैं हम, राजस्थान के वर्तमान शहर क्षेत्रों और पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, राजस्थान के वर्तमान शहर हैं एक तरफ, और उनके जो प्राचीनतम नाम हैं, पुराने नाम हैं, उनके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए, अजमेर को पहले क्या कहा जाता था? अजयमेरू कहा जाता था। तो ये हमें पता है, सही है, बिल्कुल राइट है। सांभर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? सपाद लक्ष्य कहलाता था, ये भी सही है। चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावाटी, ये भी सही है। अब देखिए, अलवर राज्य का उत्तरी भाग, तो ये है मांड। तो दोस्तों मांड तो जो है जैसलमेर का क्षेत्र कहलाता है। मांड क्या कहलाता है? जैसलमेर का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो अलवर का जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है? कुरू। क्या कहलाता है दोस्तों? कुरू कहलाता है। ठीक है, तो अलवर का उत्तरी भाग कुरू प्रदेश कहलाता था, और मांड जो है जैसलमेर का पुराना नाम है। अजमेर का अजयमेरू, सांभर के आसपास का सपाद लक्ष्य, और चूरू, सीकर, झुंझुनू को शेखावाटी प्रदेश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी है दोस्तों। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिणी लंबाई देखिए, ये हमारा राजस्थान है, और यहाँ से जो है हमारा ये इसकी उत्तर से दक्षिण, ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो बतानी है दोस्तों। तो देखिए 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 किलोमीटर और 550 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन 826। ये जो लंबाई है ये है 826, जबकि पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869। ठीक है, 826 यहाँ पर गंगानगर का कोंडगांव और यहाँ पर बांसवाड़ा का बोरकुंड। तो यहाँ कोंडगांव से बोरकुंड तक की लंबाई जो है 826 किलोमीटर, और इधर देखिए ये धौलपुर का तो सिलाना है और जैसलमेर का कटरा गांव। तो इन दोनों के बीच की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ का निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, एक तरफ राजस्थान के अंदर जो है वर्तमान क्षेत्रों के जो प्रचलित नाम हैं वो हैं, और इधर का जो है क्षेत्र वर्तमान में कौन सा है? तो ये तो प्राचीन नाम है, ठीक है, लेकिन आज भी सवाल पूछे जाते हैं, और ये वर्तमान में जो क्षेत्र हैं वर्तमान के नाम हैं वो हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? देखिए, आरबुद, आरबुद कौन सा क्षेत्र है? सिरोही व आबू का क्षेत्र। तो ये आबू क्षेत्र आ रहा है, तो इससे हमें याद में रखना है आबू आबू। तो सिरोही और आबू के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आरबुद प्रदेश। मेवात, अलवर और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। गिरवा, बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग। दोस्तों गिरवा जो है ये उदयपुर के आसपास में जो कटी फटी पहाड़ियाँ हैं उसको गिरवा कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए गिरवा ये यहाँ पर हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, और मेवल देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर गिरवा। ठीक है दोस्तों, बांसवाड़ा का जो दक्षिणी भाग है वो गिरवा नहीं कहलाता है। तो देखिए गिरवा कौन सा है? उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की श्रृंखला को हम गिरवा कहते हैं। आगे देखते हैं हम। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र की बात है, तो किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो देखिए भोमट, थली, माल या भोराट। तो बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है इसको? तो हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोमट। देखिए हमने पढ़ा था आदिवासी जो
आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें भी भूमट का जो आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आदिवासियों का जो आंदोलन चला था, जनजातीय आंदोलन, उसमें भूमट का आंदोलन चलाया था कि चलाने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत। तो डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर के जो आदिवासी क्षेत्र है उसको भूमट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, सांचौर पहले जो है जालोर से अलग होकर के ज़िला बना था, लेकिन वर्तमान में इसको वापस से जालोर में मिला दिया गया है, तो अब ये नया ज़िला नहीं रहा है। तो इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर या राजस्थान का स्कॉटलैंड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? राजस्थान का पंजाब। जिस तरह से पंजाब में देखिए 5 नदियों का संगम होता है, आपका मतलब जो है नदी पंज यानी 5, इसी प्रकार से सांचौर में भी प्राचीन काल में 5 नदियों का संगम होता था। वर्तमान में 4 नदियाँ सूख चुकी है और एक अंतिम नदी जो बची है वो लूणी नदी है, वो अभी भी प्रवाहित होती है। तो राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। राजस्थान का जो कश्मीर है वो कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया स्थान है जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, ओसिया जोधपुर का स्थान है, उसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। और राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन ध्यान में रखेंगे। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। तो आगे देखिए हमारा जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो पहला है सूर्य नगरी, दूसरा है स्वर्ण नगरी, तीसरा है राजस्थान का गौरव और चौथा है मरु नगरी। तो जैसलमेर का अन्य उपनाम बताना है। देखिए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वर्ण नगरी। देखिए दोस्तों, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, और मरु नगरी या फिर मरु प्रदेश के नाम से जो है जोधपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? श्रीमाल, कोठी, धवलपुर या उपयुक्त सभी? तो बताइए दोस्तों, श्रीमाल, कोठी, धवलपुर या उक्त सभी? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? कोठी। देखिए दोस्तों, श्रीमाल किसका नाम है? भीनमाल का। श्रीमाल किसका नाम है? भीनमाल का, जो जालोर में है। तो देखिए, धवलपुर के नाम से कोई ऑप्शन ही नहीं है, और धौलपुर को कोठी के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को किस नाम से पुकारा था? तो देखिए, मरु प्रदेश, राजस्थानीय द्वितीय, रायथान या फिर मरुकांतार। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर। वाल्मीकि ने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए, जबकि राजस्थानीय द्वितीय ये जो है बसंतगढ़ का शिलालेख है सिरोही में। बसंतगढ़ का शिलालेख है सिरोही में, इसमें राजस्थानीय द्वितीय कहा गया है। जबकि रायथान जो है शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए किया था। ठीक है दोस्तों, और मरु प्रदेश जोधपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया था? देखिए, प्रारंभ में राजस्थान के क्षेत्र के लिए, बाद में तो इन्होंने राजस्थान शब्द का ही प्रयोग किया था। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान नामक इनकी जो पुस्तक लिखी थी 1829 में, इसमें उन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन उससे पहले इन्होंने राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो हमारे ऑप्शन है राजपुताना, रायथान या राजस्थान। बताइए दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो है सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रारंभ में रायथान के नाम से इसको पुकारा था। ठीक है, राजपुताना जो है जॉर्ज थॉमस ने कहा है इसको राजस्थान को, और राजस्थान नाम 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारी स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्राचीन जो है नाम है देखिए, और आधुनिक जिले या जिला इधर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक जो जिले हैं हमारे, उनके प्राचीन नाम बताने हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, मत्स्य देश। मत्स्य देश किस जिले को पुकारा जाता है? अलवर और भरतपुर को मत्स्य देश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जब एकीकरण हम पढ़ते हैं तो उसमें
पहला जो है भाग बनता है उसका नाम है मत्स्य संघ, ठीक है। उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 जिलों का जो है वहाँ पर संघ बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर है अलवर और भरतपुर हमारे सामने, तो मत्स्य देश अलवर भरतपुर का प्राचीन नाम है। जांगल प्रदेश किसको कहा जाता है? बीकानेर को। शिवी जो है जनपद था पहले, तो ये चित्तौड़गढ़ को कहा जाता था। अर्बुद प्रदेश जालोर को नहीं कहा गया। हमने अभी पहले पढ़ा था अर्बुद प्रदेश किसको कहा गया है? सिरोही और आबू वाले क्षेत्र को अर्बुद देश कहा गया है। तो देखिए जालोर को जो है अर्बुद प्रदेश नहीं कहा गया है। आगे देखते हैं हमारा थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है बताना। देखिए दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर बताना है हमें गोडवाड़, उदयपुर, मेवाड़ और जोधपुर। तो बताइए दोस्तों, थार मरुस्थल का सबसे बड़ा शहर इन 4 में से हमें बताना है। देखिए तो हमें पता है कि ये जो जोधपुर है वो थार मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। जोधपुर जो है थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह है भीलवाड़ा, पाली, नागौर और अजमेर। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कौन से जिले से सर्वाधिक जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा हमारा पाली, ठीक है दोस्तों। पहले भी जो है नए ज़िले बनने के बाद में भी पाली के साथ ही सीमा रेखा ज़्यादा लग रही है जिलों की, और पहले भी जो है पाली ज़िले से ही ज़्यादा जिलों की सीमाएँ स्पर्श करती थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डांग क्षेत्र के नाम से। तो हमें पता है कि डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को। डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन हम पढ़ते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर और जयपुर अजमेर। तो देखिए डांग की रानी, तो डांग का नाम आ रहा है, तो डांग का क्षेत्र जो है कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन, करौली और धौलपुर। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डांग क्षेत्र कहा जाता है। और डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, घटोली गेप दर्रा घटोली गेप या फिर दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? घटोली गेप का मतलब दर्रा दोस्तों, ठीक है। तो कौन सी पहाड़ियों के बीच में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, अरावाला की पहाड़ियाँ या अलवर की पहाड़ियाँ? तो बताइए दोस्तों, घटोली गेप या दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुकुंदरा की पहाड़ियों में। दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के बीच में स्थित है। तो घटोली गेप या फिर दर्रा जो है कोटा और झालावाड़ के बीच में स्थित है, ठीक है दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ियों के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तरी अरावली, ऋषिकेश, मध्य अरावली, तारागढ़, दक्षिणी अरावली, भानगढ़। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है दोबारा, तो देखिए इसमें हम दोबारा से हमारा मूल्यांकन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था भानगढ़ अलवर में है, तो ये उत्तरी अरावली का क्षेत्र है, मध्य अरावली तारागढ़ है और दक्षिणी अरावली ऋषिकेश का है, ठीक है। तो ए में 3, बी में 2 और सी में 1। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हम देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए में 3, बी में 2 और सी में 1। तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए अंतिम प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, गंगानगर, उदयपुर, जैसलमेर और कोटा। तो लसाड़िया का पठार या इसको लासड़िया का पठार भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में जयसमंद जो झील है उससे आगे पूर्व की ओर विच्छेदित या फिर कटापठा जो पहाड़ है, मतलब उदयपुर में जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर जो कटापठा पठार है उसको क्या कहा जाता है? लसाड़िया का पठार कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपके सामने राजस्थान की स्थिति, विस्तार और भौतिक प्रदेश से और जो है जिलों से संबंधित आपके सामने 35 प्रश्न लेकर के आई थी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनमें से अधिकतर जो है अभी तक अनेक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो बताइए आपको प्रश्न कैसे लगे और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अपना मूल्यांकन जरूर कीजिए दोस्तों, और ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप कमेंट्स करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अगली बार फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।